हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। अच्छा, जिन लोगों ने अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, वो जाके इसकी प्लेलिस्ट में जरूर उसको देखिएगा। आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब चलिए इस रिएक्शन की बात करते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मैं स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा। एक एक स्टेप आप अच्छे से समझिएगा, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये रिएक्शन आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखो, इस रिएक्शन में दो पार्ट्स हैं। एक है हाइड्रोबोरेशन और दूसरा पार्ट है ऑक्सीडेशन। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक डिटेल्स दे रहा हूं, एंड आगे इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे उसको। देखो, हाइड्रोबोरेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एल्कीन जो है वो डाइबोरेन यानी B2H6 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, ट्राई एल्काइल बोरेन बनाता है। ये देखो एल्कीन है, ये B2H6 के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन होती है THF की प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है ट्राई एल्काइल बोरेन। तो ट्राई एल्काइल बोरेन देखो ये क्या है, ये एक एल्काइल ग्रुप है और इसका होल थ्राइस है, मतलब ट्राई एल्काइल हो गया। और ये बोरॉन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। तो हाइड्रोबोरेशन में एल्कीन B2H6 के साथ रिएक्शन करता है और ट्राई एल्काइल बोरेन बनाता है। फिर नेक्स्ट इसका पार्ट आता है ऑक्सीडेशन। अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन बना है, ये एल्कलाइन H2O2 के साथ रिएक्शन करता है। इसका ऑक्सीडेशन होता है और हमें क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है एंड H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड मिल जाता है। तो देखो मैंने क्या किया है, ये ट्राई एल्काइल बोरेन लिया, इसकी 3H2O2 के साथ रिएक्शन कराई। अभी ये सब, ये बैलेंसिंग कैसे हो रही है, ये सब आपको आगे समझ में आएगा। और मैंने क्या बोला, एल्कलाइन H2O2। एल्कलाइन H2O2 मतलब हमें कोई एल्कलाई चाहिए या कोई बेस चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, OH माइनस लिख दिया है। और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है क्योंकि हम एक्वस बेस लेते हैं। कोई एक्वस बेस मतलब जैसे एक्वस NaOH ले लिया, तो इन जनरल मैंने क्या लिख दिया, OH माइनस, एंड एक्वस के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया, H2O लिख दिया। और आपको क्या मिला, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल मिला और H3BO3 मिला, जिसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। अब ये सब कैसे मिल रहा है ये आपको अभी आगे डिटेल में समझ में आएगा। तो एक एक करके चीजों को एकदम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोबोरेशन वाले स्टेप को एकदम डिटेल में। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिससे हम रिएक्शन करा रहे थे यानी कि डाइबोरेन, एग्जैक्टली में ये होता क्या है। तो ये जो डाइबोरेन है ये BH3 यानी बोरेन का डाइमर होता है। डाइमर मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के रहते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो BH3 है ना, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ये BH3 की स्टेट में नहीं रहता है। ये हमेशा क्या करेगा, एक और BH3 मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और उसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, डाइमर ऑफ BH3, जिसको हम बोलते हैं B2H6। तो अगर किसी कंपाउंड की रिएक्शन में B2H6 के साथ करा रहा हूं, तो एक्चुअली में उसमें B2H6 रिएक्ट नहीं करेगा। वो कंपाउंड किस में टूटेगा, BH3 में टूटेगा, और BH3 फिर फर्दर रिएक्ट करेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि एल्कीन की रिएक्शन हम B2H6 से करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन B2H6 नहीं करेगा। हम सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं B2H6, बट रिएक्शन कैसे होगी, ये B2H6 किस में टूटेगा, BH3 में टूटेगा, दो BH3 में। और वो BH3 जो है वो फर्दर एल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि रिएक्शन में एक्चुअली में BH3 के साथ रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है। तो अगर आप यहाँ पर BH3 का स्ट्रक्चर देखें, तो देखिए मैंने BH3 का स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है। अगर मैं देखूं कि बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड्स हैं। और हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो, दो एंड दो ऐड करेंगे तो बी के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल बोलता है कि स्टेबल होने के लिए किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसने बॉन्डिंग तो कर ली है, लेकिन इसके बाद भी इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि इसके पास होने कितने चाहिए, 8। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको दो और चाहिए। तो अगर दो और चाहिए, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हो गया। तो BH3 एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो बेसिकली ये BH3 है क्या, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखो होता क्या है, BH3 एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये एल्कीन पे अटैक करता है। और कौन सी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, जो वैलेंसीज फ्री होती हैं उस पर कोई और मॉलिक्यूल आके
जुड़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है कि एडिशन रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन अटैक कौन करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो कि इस केस में कौन होगा? BH3 होगा। तो आई होप आपको ये हाइड्रोबोरेशन का अभी बेसिक्स एकदम क्लियर हो गया। अब देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। अच्छा, इस रिएक्शन को जानने के लिए आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर मैं हाइड्रोजन और बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करूं, तो हाइड्रोजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या हुआ? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है हाइड्रोजन की। तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो ये किसकी तरफ टूटेगा? हाइड्रोजन की तरफ टूटना चाहिए। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस रिएक्शन को समझने की। अगर आपने ये ट्रिक समझ ली तो आपसे ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया? हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब भी एच और बी के बीच का बॉन्ड आपको टूटना है तो आप ये याद रखिए कि वो किसकी तरफ टूटना चाहिए? हाइड्रोजन की तरफ टूटना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है। मैंने आपको बताया था कि भले ही हम B2H6 ले रहे हो, लेकिन रिएक्ट कौन करेगा? BH3 रिएक्ट करेगा। तो ये ली मैंने एक एल्कीन, और ये है BH3। देखो BH2 ये है, और एक H मैंने अलग से दिखा दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि बॉन्ड टूट रहा है। तो BH3 मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब एग्जैक्टली होगा क्या? ये वाला बॉन्ड आपको पता है किसकी तरफ टूटेगा? H की तरफ। तो क्या मिलेगा आपको? H माइनस मिलेगा। और आपने पढ़ा हुआ है मार्कोनिकॉव रूल में, ये सिर्फ याद रखने का तरीका है। मार्कोनिकॉव रूल में आपने पढ़ा हुआ है कि जो भी नेगेटिव पार्ट होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ता है। पहले तो डबल बॉन्ड टूटेगा और नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर ये बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ टूटा तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। और ये नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि इस पे। तो अगर इस पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा? RCH2। और ये वाला जो पार्ट है, अब इसका जो पॉजिटिव पार्ट है BH2, ये दूसरे वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? R, इस पे हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH2, फिर एक ये CH2 है और उसमें क्या जुड़ गया? BH2। तो ये मिला आपको पहला प्रोडक्ट, RCH2 CH2 BH2। अब आपको याद होगा मैंने वहां पर जब शुरुआत में रिएक्शन बताई थी, तो ये देखो तीन मॉलिक्यूल्स लिए थे ना एल्कीन के। तो वो अब आपको पता चलेगा तीन क्यों लिए थे। पहला मॉलिक्यूल ये था, इसने रिएक्शन कर लिया। अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बना, ये फर्दर एक और एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहां पर आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये पूरा एक साइड और H एक साइड। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये किसकी तरफ टूटेगा? फिर H की तरफ टूटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है। तो यहाँ पे फिर H माइनस आएगा। और जो H माइनस है फिर वो आपको पता है किस पे जुड़ेगा? उस कार्बन पे जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो फिर वो इस पर जुड़ जाएगा। और ये जो बचा हुआ पूरा पोर्शन है, ये किस पे जुड़ जाएगा? ये दूसरे वाले कार्बन यानी इस पे जुड़ जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या मिला? R, ये H इस पे जुड़ गया CH2, ये बॉन्ड टूट चुका है CH2, तो RCH2 और उसमें जुड़ गया ये B। अब इस B में एक और RCH2 पहले से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास एक RCH2 ये हो गया, और एक RCH2 यहां से मिलेगा जब ये बॉन्ड टूट जाएगा और H इस पे जुड़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि होल ट्वाइस ऑफ RCH2 क्योंकि दो है ना, वो बोरॉन के साथ जुड़ गए, और बोरॉन पे एक ये हाइड्रोजन ऑलरेडी अलग से लगा हुआ था। तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन की आपने रिएक्शन देख ली है। अब क्या हुआ? एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो एक तीसरा मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन भी आया। अब फिर क्या होगा? ये बॉन्ड इधर टूटेगा, H माइनस इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा क्योंकि इस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो क्या मिलेगा? RCH2 और उस पे जाके ये B जुड़ जाएगा। इस वाले CH2 पे क्या जुड़ जाएगा? ये B जुड़ जाएगा, क्योंकि ये H किस पे जुड़ रहा है? इस पे जुड़ रहा है। तो अब इस B पर देखो, ऑलरेडी RCH2 को होल ट्वाइस है, और एक और RCH2 आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? RCH2 होल थ्राइस, क्योंकि तीन हो गए ना ये, और वो किसके साथ जुड़े हैं? B के साथ जुड़े हैं। और इस तरीके से मिला आपको ट्राई एल्काइल बोरेन। तो ये था पूरा हाइड्रोबोरेशन का काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं मैकेनिज्म। फिलहाल तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है याद रखने के लिए, बट मैकेनिज्म भी काफी सिमिलर होती है। ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ऑक्सीडेशन को भी डिटेल में समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जो आपने ट्राई अल्काइल बोरेन बनाया था, वो H2O2 के साथ रिएक्ट करता है। तो देखो, अगर आपको मैं H2O2 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ ऐसे होता है, H2O2। ये कुछ इस तरीके से होता है, और ये वाली जो बॉन्डिंग होती है इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्डिंग। तो HOOH, ये है आपका H2O2। तो 3H2O2 अगर मैंने लिए तो आप ध्यान से देखिएगा, एक H2O2 में कितने OH हैं? दो OH हैं। हमारे पास ऐसे थ्री मॉलिक्यूल्स है, तो हमारे पास इन टोटल कितने OH हो गए? 6 OH हो गए हैं। तो अब रिएक्शन में हो क्या रहा है, ध्यान से देखना।
यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, हर एक एल्काइल ग्रुप के साथ इन 6 OH में से एक एक OH जुड़ जाएगा। तो एक RCH2CH2 के साथ एक OH जुड़ा, फिर एक और RCH2CH2 के साथ दूसरा OH जुड़ा, फिर एक और RCH2CH2 के साथ तीसरा OH जुड़ा। तो इस तरीके से आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCH2CH2 OH मिल जाएंगे, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल्स मिल जाएंगे। ठीक। अब क्या बचा, अब यहाँ पे बचा सिर्फ बी, और यहाँ 6 में से 3 OH तो जुड़ चुके हैं, 3 OH और बचे। वो तीनों OH इस बी के साथ कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, BOH होल थ्राइस, जिसको हम H3BO3 भी लिख सकते हैं। देखो H3 एक बी और O भी 3 है, तो H3BO3 भी लिख सकते हैं। तो ये जो BOH होल थ्राइस होता है, यही H3BO3 होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं। तो आई होप अब आपको हाइड्रोबोरेशन भी ढंग से समझ में आ गया है एंड ऑक्सीडेशन भी ढंग से समझ में आ गया है। अब ये रिएक्शन अगर एग्जाम में आती है तो आपको इसको कंबाइन करके लिखना है, क्योंकि इसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्योंकि अब आप पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, तो आपके लिए इसको लिखना बहुत ईजी हो गया है। क्या किया हमने, सबसे पहले एक एल्कीन का मॉलिक्यूल लिया, उसको B2H6 के साथ रिएक्शन कराएंगे, लेकिन B2H6 को हमने समझने के लिए यहाँ पे कैसे लिख लिया है, BH3 होल ट्वाइस लिख लिया है। आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि B2H6 में है क्या, दो BH3 ही तो है। तो एक एल्कीन ने BH2 होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन किया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका काम क्या होता है, ये क्यों लेते हैं। देखो, जब आप B2H6 से BH3 मिलता है, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन का काम क्या होता है, ये वापस उस BH3 को B2H6 नहीं बनने देता। क्यों, क्योंकि रिएक्शन तो हमें BH3 से करानी है। BH3 बना और फिर वो वापस B2H6 में कन्वर्ट हो गया, तो इस पे अटैक कौन करेगा, हमें BH3 चाहिए। इसलिए हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, कि जब हमें B2H6 से जो BH3 मिल रहा है वो वापस कंबाइन होकर B2H6 ना बना दे। तो ठीक है, तो अब क्या हुआ, एल्कीन आया, इसके साथ हमने B2H6 का रिएक्शन कराया। तो होगा क्या, सबसे पहले मुझे RCH2CH2BH2 मिलेगा, ये आपने देख लिया है कैसे मिलता है। फिर एक और एल्कीन आया, अब क्या मिला, RCH2CH2 होल ट्वाइस BH। फिर एक और एल्कीन आया, अब क्या मिला, RCH2CH2 होल थ्राइस B, यानी कि ट्राई एल्काइल बोरेन। फिर इस ट्राई एल्काइल बोरेन की मैंने रिएक्शन कराई 3H2O2 के साथ। अब ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट शुरू हो गया इन प्रेजेंस ऑफ सम एक्वस बेस। तो एक्वस बेस को दिखाने के लिए मैंने क्या लिख दिया है, OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ H2O। हो सकता है इसकी जगह आपको कहीं पर एक्वस NaOH, एक्वस KOH ये भी लिखा मिले, बट एग्जैक्टली ये है कि एक्वस बेस है। तो फिर उसके बाद क्या मिला था आपको, इन तीनों के साथ एक एक OH जुड़ गया था, तो आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल्स मिले थे और एक H3BO3 मिला था। और यहाँ पर जो अल्कोहल मिलता है ना, ये बहुत अच्छी यील्ड में मिलता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो हम इसलिए लिख भी देते हैं यहाँ पे कि जो अल्कोहल मिल रहा है वो एक्सेलेंट यील्ड में मिल रहा है आपको। ठीक। तो आपको ये पूरा समझ में आया कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पूरी कैसे लिखते हैं, और इसमें एग्जैक्टली हो क्या क्या रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको गौर करनी चाहिए यहाँ पर, वो ये है कि अगर आप इस एल्कीन पर H2O का एडिशन करा दो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि H2O है, H प्लस और OH माइनस मिलेगा, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जुड़ना चाहिए जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर मार्कोनिकॉफ रूल से इस पे एडिशन हो रहा होता H2O का, तो OH यहाँ पे जुड़ना चाहिए था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर आप इस मॉलिक्यूल पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H2O कराइए, तो मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब मार्कोनिकॉफ के उल्टा टाइप का एडिशन होगा, है ना। तो OH इस वाले पे जुड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, और H इस पे जुड़ेगा, तो मिलेगा RCH2CH2OH। और देखो हमें जो अल्कोहल मिल रहा है वो RCH2CH2OH ही मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को देख के एक ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अगर मैं किसी एल्कीन के ऊपर करा रहा हूं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसको अगर देखूं तो ऐसा लगता है कि मैंने किसी एल्कीन पर H2O का एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करा दिया है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। बट ये एक्चुअली में नहीं हो रहा है, H2O का एडिशन डायरेक्टली नहीं हो रहा है। आपने पूरा रिएक्शन समझा है, ये सिर्फ एक समझने का तरीका है कि एक ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि एल्कीन पर आपने एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H2O करा दिया है। ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्ट देख रहे हैं तो एकदम वैसे ही मिल रहा है जैसे कि आप इस पे H2O का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दें। एग्जैक्टली ये चीज नहीं हो रही है, ये सिर्फ देखने का तरीका है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, द एल्कोहल फॉर्म इन दिस रिएक्शन गिव्स एन इम्प्रेशन, ये सिर्फ इंप्रेशन दे रहा है, हो नहीं रहा है, दैट H2O हैज बीन एडेड टू द एल्कीन थ्रू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है। तो आई होप अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड अब कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
अब बात करते हैं आज के क्विज की। बहुत आसान सा क्विज है। मैं आपको पहले जो हेलो एल्केन्स वगैरह की वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें आपको इसका आंसर मिल भी जाएगा, और जिनको ऑलरेडी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। तो क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इज, मतलब एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन के लिए किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कौन सबसे तेज रिएक्ट करता है, कौन सबसे कम रिएक्ट करता है। तो उसमें पहला ऑप्शन है 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा 3 डिग्री, और फिर सबसे कम कौन रिएक्ट करेगा, सबसे धीमे कौन रिएक्ट करेगा 1 डिग्री। फिर दूसरा है 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। थर्ड ऑप्शन है 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है पुराना वीडियो देख के बताएंगे। तो आप इनमें से जो भी आपको सही लग रहा है, मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन ज्यादातर लोगों को सही लगेगा, बट मैं चाहता हूँ कि इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप जरूर दें। जिनको भी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिएगा, और जिनके आंसर सही होंगे उनको मैं लाइक कर दूंगा। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। प्रॉफमैन मिलेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए प्रॉफमैन सेज बाय।